Now we will discuss about the results of, or you can say that conclusion of alpha particle scattering experiment. Alpha particles scattering experiment. मैंने आपको 4-5 ऑब्जर्वेशंस बताई थी, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। तो इसका सीधा सा रिजल्ट ये निकलता है, इसका सीधा सा कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन ये आती है दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मतलब कि ज्यादातर स्पेस जो है एक एटम के अंदर एम्प्टी है, खाली है। इसी की वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसा पास हो रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। सो फर्स्ट रिजल्ट इज most of the space inside an atom is empty। और ये कुछ कैलकुलेशन भी की थी रदरफोर्ड ने, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके अलावा इंपैक्ट पैरामीटर। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के थ्रू उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन ये था, देखो डिफरेंस देख लीजिए, साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अभी हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, जो न्यूक्लियस का साइज है वो होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो कितने का डिफरेंस है? तो आंसर है 10 टू द पावर 5 का। साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स मोर देन द न्यूक्लियस। अब 10 टू द पावर 5 का मतलब है 1 लाख, 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि अगर ये टाइनी डॉट न्यूक्लियस है तो इससे 1 लाख गुना बड़ा होगा एटम, और इसमें ज्यादातर स्पेस कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। जो ऑर्बिट्स होंगी वो थोड़ी डिस्टेंस पर होंगी, और ये जो डिस्टेंस है इसका डिफरेंस कितना है, 10 टू द पावर 5। ओके, तो बेसिकली एटम जो है उसमें ज्यादातर जगह खाली है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसको हम लोग न्यूक्लियस वाले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सेकंड रिजल्ट, ये रिजल्ट किस बेसिस पे लिखा गया है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पर लिखा गया दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग स्ट्रेट, आर पासिंग स्ट्रेट, सफरिंग विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कोई डेविएशन सफर नहीं कर रहे हैं, वो सीधे पास हो रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर ये रिजल्ट सामने आता है कि एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होगा, तभी तो पार्टिकल सीधा जा रहे हैं। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज हैवी पार्टिकल, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय ए लार्ज फोर्स। So second result is all the positive charge and mass, all the positive charge and mass of atom is concentrated in a tiny central core, in a tiny central core of the atom, which is called nucleus, which is called nucleus। अच्छा, ये जो रिजल्ट है ये किस बेसिस पे लिखा गया? ये रिजल्ट इस बेसिस पे लिखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल वापस आता है। मैंने आपको कल एक डायग्राम एक्सप्लेन किया था, उस डायग्राम में आपने ये देखा था कि गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम के अंदर 79 प्रोटॉन होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, और हमने ये एटम बनाया था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल था जो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, यहाँ जाकर के रेस्ट में आता है, फिर ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वापस उसी रास्ते पे आ जाता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके सामने न्यूक्लियस आ रहा है, इसी की वजह से ये रिटर्न बैक हो रहा है। 180 डिग्री का क्या दिखा रहा है, स्कैटरिंग एंगल दिखा रहा है। तो इस बेसिस पे ये समझ में आता है कि सामने जरूर कोई वॉल होगी, इसी वॉल से ये डिफ्लेक्ट होकर के अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है, रीबाउंड करता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता
अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था, एक एटम के अंदर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो इस केस में सारे अल्फा पार्टिकल वापस आते। लेकिन सारे अल्फा पार्टिकल थोड़ी वापस आ रहे हैं, सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल कुछ ना कुछ रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इतना ज्यादा रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि ये वापस रिटर्न होगा। देखो इसमें अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन जब 79 प्रोटॉन की तरफ बढ़ेंगे, तो 79 प्रोटॉन मिलकर के इन 2 प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेंगे। इसी रिपल्शन फोर्स के कारण ये पहले रेस्ट में आता है, रेस्ट में आने के बाद फिर ये वापिस आ जाता है, रिटर्न बैक आ जाता है। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड होगा, उसके सेंट्रल कोर में। और कैसा सेंट्रल कोर है, टाइनी, बहुत छोटा है। क्या साइज है इसका, 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर, एंड दिस इज कॉल्ड। अच्छा, ये न्यूक्लियस वर्ड सबसे पहले रदरफोर्ड ने यूज किया था। ये एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे एटम में भी एक टाइनी सेंट्रल कोर होगी जिसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। और ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंड मास ऑफ द एटम। मोस्ट ऑफ द मास इज इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम का ज्यादातर मास कहां पर है, न्यूक्लियस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास भी बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास है। So this is the second result, which is based on this observation, जिसमें स्कैटरिंग एंगल कितना आता है, 180 डिग्री आता है, और सिर्फ एक ही पार्टिकल था, 8000 में से एक पार्टिकल था जो वापस आ रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने ये सोचा कि सामने जरूर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए, और कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज ही इतना रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा कि इस अल्फा पार्टिकल को रीबाउंड करेगा, इस अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, रीबाउंड करेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट के बारे में सुनिए। The scattering of alpha particle is due to the electrostatic repulsion force between the alpha particle and the positive charge of the nucleus. अब स्कैटरिंग का कारण बताया गया। The scattering of alpha particles is due to the electrostatic repulsion force, is due to the electrostatic repulsion force between nucleus and alpha particle. The scattering of alpha particles is due to the electrostatic repulsion force between nucleus and alpha particle. अभी मैंने आपको बताया सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर में, और उस सेंटर को क्या नाम दिया गया, उस सेंटर को न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो आपने इस डायग्राम में ये देखा था कि ये सामने जो न्यूक्लियस है, ये रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ये एटम की स्ट्रक्चर है। तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना पास में से जाएगा, उतना ही उसका डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे ये पार्टिकल और इसके क्लोजली स्पेस्ड होगा, और इसके क्लोजली पास्ड होगा, तो जितना क्लोजली पास्ड होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और जो इसके जो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, वो तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन किस कारण से हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन किस कारण से हो रहा है, ये 79 प्रोटॉन मिलकर के ये 2 प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स, एंड इफ गोल्ड फॉइल इज यूज्ड देन देयर विल बी गोल्ड एटम्स, एंड गोल्ड एटम इज हैविंग 79 प्रोटॉन्स। तो ये 79 प्रोटॉन मिलकर के ये 2 प्रोटॉन को रिपेल करते हैं। और ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, चार्जेस के बीच का फोर्स है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स है। तो इसी फोर्स के कारण तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये कितना फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं क्या, फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं फोर्स की, कि जब ये अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा उस समय पर इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। और वो जो डिस्टेंस होगी उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, और ये मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। द डिस्टेंस बिटवीन द
अल्फा पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आ जाता है तब अल्फा पार्टिकल की पोजीशन, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको किससे लिखा जाता है, जिसको आर नॉट से लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को, मतलब कि ये न्यूक्लियस के इतना पास जाकर के वापस आ रहे हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ कि इस केस में मेरे को इन दोनों के बीच का फोर्स बताइए, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, रिपल्शन फोर्स, तो आंसर है, आप लोग कूलॉम लॉ को अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है? Q1 इज द न्यूक्लियस चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये गोल्ड है तो इसमें 79 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम। अगर 79 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज होगा, तो आंसर है 79 ही, इसको भी 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना चार्ज ये कंटेन करते हैं। अगर मैं गोल्ड की जगह पर आयरन न्यूक्लियस ले लूं तो कितना हो जाएगा, 26 ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें 26 प्रोटॉन्स होते हैं। कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे तो फिर उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये 79 क्या है, 79 एटॉमिक नंबर है। तो अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज पता करना है ना, अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज लिखना है तो न्यूक्लियस के चार्ज को किससे लिखा जाएगा, ZE से लिखा जाएगा। Z इज द एटॉमिक नंबर, इसमें 79 प्रोटॉन है तो यहाँ 79 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब गोल्ड की जगह सिल्वर हो, आयरन हो, किसी भी तरह की फॉइल हो, आपको फॉर्मूला में क्या लिखना है, ZE लिखना है। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड E इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसको चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो Q1 की जगह पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट चार्ज इज ZE। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Q2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस की सॉरी नॉट न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो ये जो हीलियम न्यूक्लियस होता है He+2 जो होता है, इसी को तो क्या बोला जाता है, इसी को तो हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो इसके चार्ज को किससे लिखा जाएगा, इसके चार्ज को हम लोग लिखेंगे 2E से। सो दिस इज द रिपल्शन फोर्स। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में हो जाती है R0, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। सो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल व्हेन अल्फा पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट। जब अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, रेस्ट में आ जाएगा, उस समय पर ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो रिपल्शन फोर्स के कारण ये तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, रिपल्शन फोर्स के कारण ही तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द थर्ड रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये तो रिजल्ट्स हैं, अभी इसके बेसिस पर एटॉमिक मॉडल भी बनाना है। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की थी वो इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पे बात की थी। अब देखो, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा गया ऑब्जर्वेशंस, तो आपको ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि रिजल्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन सामने आ रही थी, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट, कुछ 100-200 पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्ज एंगल से स्कैटर हो रहे थे। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, जस्ट वेट, हाँ जी, हम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे थे। तो रिजल्ट की ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ 0.14% जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज एंगल से स्कैटर हो रहे हैं, एंड 1 आउट ऑफ 8000 इज रीट्रेसिंग इट्स पाथ, और 8000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, और इसके बेसिस पर एक ग्राफ बनाया जा सकता है कि पार्टिकल्स का नंबर अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल होगा, और पार्टिकल्स का नंबर अगर कम होता जाएगा तो डिफ्लेक्शन एंगल लार्ज होता जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल, इसमें हमने एक ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ भी एक ऑब्जर्वेशन है। रिजल्ट, अगर आपसे रिजल्ट पूछे जाते हैं तो ये रिजल्ट है, और अगर आपसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूछा जाता है तो इन रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी लिखेंगे। ओके, मैंने आपको 3 रिजल्ट बता दिए, अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट यही है जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था फोर्स का।
सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स विल बी गिवन बाय, इसको इसी में ऐड कर देते हैं अलग से, तो क्या लिखेंगे इस ऑब्जर्वेशन को, रिजल्ट को, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE multiply by 2E divide by R square. R is the distance from the न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। वो तो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। उस अल्फा पार्टिकल पे ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है जो पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन की थी। ये जनरल फॉर्मूला होगा इसका। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ZE और 2E इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस विल बी 2ZE स्क्वायर, E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को ये भी आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। दीज आर द रिजल्ट, ये रिजल्ट हैं इसके एक्सपेरिमेंट के। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर की। इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर के, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इस फॉर्मूला से हम लोग एक स्पेशल केस को समझना चाहते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है पहले तो उसके बारे में देखिए। इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको बी से लिखा जाता है, स्मॉल बी से लिखते हैं, और डायग्राम की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये हमने इसके ऑर्बिट्स को दिखा दिया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहला अल्फा पार्टिकल ये है, फर्स्ट वन, विच इज पासिंग स्ट्रेट। तो ये फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है, सीधा जा रहा है। सेकेंड अल्फा पार्टिकल है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज द डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड अल्फा पार्टिकल जिसका डिफ्लेक्शन एंगल थोड़ा ज्यादा होगा। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल, फोर्थ अल्फा पार्टिकल विच इज close to the nucleus, which is passing close to the nucleus, it will deflect more than the other particles. And fifth alpha particle, which is moving towards the nucleus, will retrace its path, यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा और वापस आएगा। अच्छा, अब इस डायग्राम में इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन सीखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन से डिजाइन करता हूं। दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। और मान लीजिए ये वाला थर्ड वाले अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं पहले। ये थर्ड अल्फा पार्टिकल की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। एंड दिस इज द स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये इतने डिग्री पर क्या हो रहा है, ये डेविएट हो रहा है। ऐसा अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा था, लेकिन न्यूक्लियस ने इस पर रिपल्शन लगाया, तो रिपल्शन फोर्स लगाते ही अल्फा पार्टिकल इधर चला गया। इधर चला गया तो ये क्या हो रहा है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब कि ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी, और ये इतना डिग्री क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। दिस इज द स्कैटरिंग एंगल, और यू कैन से दैट डिफ्लेक्शन एंगल। This is initial velocity vector, and this is the central line of the nucleus. Central line of nucleus. And the distance between these two is called impact parameter. So definition क्या बनेगी? The distance between the impact initial velocity vector of alpha particle and central line of the nucleus. ये definition बोलेंगे. The distance between the initial velocity vector of the alpha particle and the central line of the nucleus is called impact parameter. और impact parameter को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पैरामीटर से हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे
द डिस्टेंस बिटवीन initial velocity vector and central line of nucleus is called impact parameter, which is denoted by small b, जिसको small b से लिखा जाता है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को दिखाना है इस डायग्राम में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन से पार्टिकल के लिए बोली जा रही है? तो आंसर है फिफ्थ पार्टिकल के लिए, दैट पार्टिकल विच इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है उसके लिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विच इज रिटन एज आर नॉट, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? आर नॉट से लिखेंगे। तो ये हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। अब हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। Impact parameter is 1/4 pi epsilon naught z e square upon k अपॉन k। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये वाला जो पार्टिकल है इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर लिखी जाती है। काइनेटिक एनर्जी को किससे लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर से लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का कुछ मास होगा, उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, सो इट इज हैविंग मास। और वो पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सो इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। सो दिस फॉर्मूला कैन बी गिवन एज 1/4 pi epsilon naught z square upon k। अब इसमें स्कैटरिंग एंगल की तो हमने बात की नहीं, तो अब हम इसमें फॉर्मूला में ऐड कर रहे हैं cot थीटा अपॉन 2। सो दिस इज cot थीटा अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। अब देखिए, इस फॉर्मूला में समझने वाली बात यह है कि अगर स्कैटरिंग एंगल लार्ज होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा। अगर स्कैटरिंग एंगल लार्ज होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के और पास में से जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में थर्ड वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो 70 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, 70 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, तो हमने ये इम्पैक्ट पैरामीटर को लिखा, दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर बी। अब हम फोर्थ पार्टिकल के लिए बात करते हैं। फोर्थ पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा था एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और कितने डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है? तो आंसर है ये 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका स्कैटरिंग एंगल लार्ज है। अगर स्कैटरिंग एंगल लार्ज है तो आप ये देखिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर कैसा हो गया? इसका इम्पैक्ट पैरामीटर है स्मॉल। तो ये थर्ड पार्टिकल के लिए था तो हमने इसको B3 से लिख दिया, ये फोर्थ पार्टिकल के लिए तो हमने इसको B4 से लिख दिया। तो अब क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल 70 डिग्री है। अगर स्कैटरिंग एंगल 70 डिग्री है तो वो न्यूक्लियस से इतनी दूर है, B3 इज द डिस्टेंस। और अगर फोर्थ पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री है, विच इज मोर देन द थर्ड पार्टिकल, जो कि थर्ड पार्टिकल से ज्यादा है। अगर स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है तो आप इसका इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल है। तो क्लियर कट यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इफ थीटा इज लार्ज, तो ये यहां ऐड कर देते हैं, इफ स्कैटरिंग एंगल थीटा इज लार्ज देन b is small, impact parameter is small। that is, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the alpha particle passing close to the nucleus, passing close to the nucleus or nearby the nucleus, close to the nucleus। so this is the meaning of this statement। तो इस फॉर्मूला से ये समझ आ रहा है कि थीटा अगर लार्ज होगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर के स्मॉल होने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में से जाएगा। अच्छा, अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं। वो स्पेशल केस है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगा। मतलब कि हम लोग फिफ्थ पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। इफ थीटा स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री देन cot थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री होगा।
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cot थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या पुट करनी है 90 डिग्री। तो cot 90 डिग्री इज 0। cot 90 डिग्री 0 है। थीटा अपॉन 2 की जगह क्या लिख देंगे 90 डिग्री। तो ये cot 90 0। अगर ये 0 हो गया तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी क्या आएगा, देन b इज इक्वल टू 0। और इम्पैक्ट पैरामीटर के 0 आने का क्या मतलब है, इम्पैक्ट पैरामीटर के 0 आने का ये मतलब है दैट अल्फा पार्टिकल is moving towards the nucleus, that alpha particle is moving towards the nucleus। इसका सीधा सा मतलब है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द स्पेशल केस जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला को स्टडी किया था। तो अगर स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा तो उस समय पर cot थीटा अपॉन 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और cot 90 कितना होता है, cot 90 होता है 0। अगर cot 90 0 है, cot थीटा अपॉन 2 0 है, तो इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर भी क्या आएगा, 0 आएगा। और इम्पैक्ट पैरामीटर के 0 आने का मतलब है दैट द अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन पर ही मूव कर रहा है एंड इट इज अप्रोचिंग द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस को अप्रोच करने वाला है। सो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसमें एक कैलकुलेशन और हम लोग करेंगे, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच के। पहले तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मुलेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम लोग वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोग वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं जो आपने स्टडी कर रखी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ऐसा पॉसिबल है कि हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो ये पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जब ये रुक जाएगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस वहीं से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की।